इसके बाद है जी आपके गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। गवर्नेंस और मैनेजमेंट पे भी ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जैसे किसी भी स्टेट के अंदर इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये एक एग्जेक्टिव ब्रांच है बेसिकली, ठीक है, जिसने इन्फोर्समेंट करना होती है पॉलिसीज की, इकोनॉमिक पॉलिसीज की, सोशल पॉलिसीज की और अदर। इसे कहते हैं गवर्नेंस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से डिसीजन मेकिंग कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एक पॉलिसी बन गई है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पूरा मेथड, उस मेथड को हवाले से डिसीजन तो करना पड़ेंगी, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की। और फिर हर स्टेप को इम्प्लीमेंट करते वक्त डिसीजन करना पड़ेंगी। तो दिस इज कॉल्ड गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस कहते हैं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए डिसीजंस लेना, उनको इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज को, दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। गवर्नेंस पे ऐसे आता है क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि आपकी ख्वाबों की ताबीर करती है। तो गवर्नेंस क्या होती है, फिर गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस क्या होती है, सब वर्ड गुड लगने से कैसे जो है गवर्नेंस, जो इंडिकेटर्स बाय वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, गुड गवर्नेंस के कुछ इंडिकेटर्स हैं, डेफिनेशन भी हैं, ठीक है। फिर आपने पाकिस्तान की रैंकिंग जो है गुड गवर्नेंस के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से वो। उसके बाद आपने गवर्नेंस के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में जो है मटेरियल रेडी करना। सबसे पहला जो टॉपिक आता है गुड गवर्नेंस का वो है पब्लिक ट्रस्ट। पूरा ऐसे आ सकता है इसके ऊपर और आता रहता है, ठीक है। तो रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट इन बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करना है, क्योंकि गुड गवर्नेंस का एक चीज होती है पब्लिक ट्रस्ट, कि गवर्नेंस तब बेहतर होती है जब लोग ट्रस्ट करें। पब्लिक ट्रस्ट है क्या, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है वो कैसे पब्लिक ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट के हवाले से इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का जो कंसेप्ट है वो क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपने करनी है। जब कभी गवर्नेंस के अंदर पब्लिक ट्रस्ट का वर्ड आता है तो फिर इसमें दो पूरी की पूरी डिबेट छिड़ जाती है, वो है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। कुछ कहते हैं मैनेजमेंट साइंटिस्ट, वो कहते हैं कि अगर आप पब्लिक ट्रस्ट पे फोकस करेंगे आप एफिशिएंट नहीं रहेंगे, ठीक। आप बहुत सारे गोल जो हैं वो पब्लिक ट्रस्ट के लिए जो है जब आप करने लगेंगे तो आपके बहुत सारे गोल जो हैं वो डिले हो जाएंगे, काम पे आपकी आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। और कुछ हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें इफेक्टिवनेस पे फोकस करना है। मतलब इफेक्टिवनेस का मतलब यही है कि पब्लिक ट्रस्ट को फोकस करना ही करना है, एफिशिएंसी हो ना हो, टाइम पे चीज़ कंप्लीट हो ना हो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ट्रस्ट को वायलेट नहीं करना। तो इसमें फिर जब पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग की बात आती है तो जो इफेक्टिवनेस के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं पब्लिक ट्रस्ट हर हालत में ज़रूरी है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। जो एफिशिएंसी के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट कंप्रोमाइज़ कर दो, आप अपने जो है जो काम है, ठीक है, उसको जो है एफिशिएंट तरीके से जो है वो अंजाम दो। तो ये एक पूरी की पूरी डिबेट एग्जिस्ट करती है पब्लिक ट्रस्ट के हवाले से, तो जो कि ये बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट में क्या डिफरेंस है, और रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के हवाले से सिविल सर्वेंट क्या क्या काम कर सकता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ा सकता है, पब्लिक ट्रस्ट कैसे बढ़ा सकता है, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज कर सकता है, वगैरह वगैरह। जो भी पब्लिक गुड गवर्नेंस के डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स को कैसे इंश्योर कर सकता है, कैसे इन्फोर्स कर सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता है एक पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट देखिए, हम गुड गवर्नेंस के हवाले से हमने क्या किया, दो चीज़ों को डिटेल में किया है, पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है और पब्लिक सर्वेंट का क्या रोल होता है गुड गवर्नेंस के हवाले से। इसका मतलब ये है कि गुड गवर्नेंस पे अगर ऐसे आए और उसमें आप ये चीज़ें ना कवर करें तो आप कैसे कभी भी कामयाब नहीं होने वाला, ठीक है। ना आप पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर लिखिए पैराग्राफ, ना आप पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लिखिए और कहें कि हम गुड गवर्नेंस पे ऐसे लिख के आए हैं, एग्जामिनर हमें 100 नंबर दे देगा पूरा। तो आपकी ये ख्वाब है। नेक्स्ट जो गुड गवर्नेंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है, ठीक है। कि इंस्टीट्यूशन जिन्होंने गवर्न करना है वही अगर वीक है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल है, तो फिर क्या होगा।
इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन आपका आता है वो है जी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन आता है वो है आपका पार्लियामेंट है, उसको अच्छा होना चाहिए, जुडिशरी को अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जेक्टिव जो है इदारा वो अच्छा होना चाहिए, एग्जेक्टिव में जो है ब्यूरोक्रेसी उसको सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ना उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर हो ना ही जुडिशियल इंटरवेंशन हो। उसके अलावा जो है हाउ टू रिफॉर्म ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑन द पैटर्न ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। और उसके अलावा नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन आता है वो लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। पार्लियामेंट ये भी गवर्नेंस में रोल परफॉर्म करती है, जुडिशरी ये भी गवर्नेंस में रोल परफॉर्म करती है, ब्यूरोक्रेसी ये गवर्नेंस में रोल, लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन लोकल बॉडी गवर्नमेंट कैसे जो है। उसके बाद जो है कुछ अटैच डिपार्टमेंट्स वगैरह की आप बात करें, ठीक है। उसके अलावा जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करने की बात होती है यहाँ पे। जनरली जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उनको प्राइवेटाइजेशन करने में भी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की बात होती है। उसके अलावा कुछ इदारे हैं जब प्राइवेटाइजेशन की बात हो तो उसमें स्टील मिल है, पीआईई है, रेलवे है, इनकी बात हो कि ये एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट नहीं है। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हवाले से डिबेट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, अगेन वही बात कि क्या इंस्टीट्यूशन को आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, पब्लिक ट्रस्ट के लिए काम करवाना चाहते हैं, या एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, इसकी डिबेट लाएं। आपने दोनों को एक्सप्लेन कर देना है कि एफिशिएंट भी होने चाहिए, इफेक्टिव भी होने चाहिए। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेंटर एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोविंस, पाकिस्तान के अंदर जो सेंट्रल लेवल पे इंस्टीट्यूशन है वो कौन से हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है, उसके कौन कौन से इदारे हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं। फिर प्रोविंशियल लेवल पे कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं, कौन से इदारे हैं, वो सारे पता होने चाहिए आपको, ठीक है। कौन से इदारे सेंट्रल लेवल पे हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री सेंट्रल लेवल पे होती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री सेंट्रल लेवल पे होती है। उसके अलावा फाइनेंस का इदारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये भी सेंट्रल लेवल पे होता है। उसके अलावा जो है आपका जो फेडरल डायरेक्टरेट है, ठीक है, ये और बहुत सारे इदारे सेंट्रल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे कौन से इदारे होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सारे इदारों को क्या होना चाहिए, रिवैम्प होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बनानी है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब यही जो मैंने अभी आपको गिन के दिखाए हैं, इंटीरियर, फॉरेन, एजुकेशन, हेल्थ, इन सबको कहते हैं सब्जेक्ट्स। ये लॉ का ये एक लॉ की टर्म है सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट वो आपके एजुकेशन वाले सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे काम है, कौन से काम फेडरल गवर्नमेंट करती है, कौन से काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हेल्थ वाला काम वो करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो फॉरेन रिलेशन का काम फेडरल गवर्नमेंट करती है। काम डिवाइडेड है। काम का यहाँ पे मतलब वर्ड है सब्जेक्ट्स, रिलेशन बिटवीन देम एंड द रिलेटेड इश्यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या सेंटर प्रोविंस के आपस में कितनी कोऑर्डिनेशन होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें यहाँ उसके बाद क्या है कि आपका जब आपने इंस्टीट्यूशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी में एंट्री लेनी है तो फिर आपने ब्यूरोक्रेसी की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हायरार्की। ब्यूरोक्रेसी की और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं, हायरार्की है, रेड टेपिज्म है, रूल्स वगैरह को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें। तो इसके हवाले से ये है कि आपने हायरार्की जो है ब्यूरोक्रेसी की उसके ऊपर आपने प्रॉपर जो है एक डिटेल में जो है उस हायरार्की के क्या नुकसानात हैं और हायरार्की क्यों रखी गई है, उसके फ़ायदे क्या हैं, इस हायरार्की की वजह से जो गवर्नेंस के बाकी फैक्टर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये सारा डिटेल में आपने हायरार्की को कवर करना है। इट मीन्स कि गवर्नेंस पे ऐसे हो और आप हायरार्की और ब्यूरोक्रेसी के जो बाकी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, रेड टेपिज्म है, इनके ऊपर आप आर्गूमेंट्स ना बनाएं, फिर आप लोग ऐसे नहीं सही। उसके अलावा गवर्नेंस में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे भी आपका जो है एक प्रॉपर डिबेट और आपको समझ होनी चाहिए। ये इंशाल्लाह आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद व्हाट इज डिवोल्यूशन ऑफ पावर,
जो जिस तरह ये हमने ऊपर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन का जिक्र किया था, इसके ऊपर डिटेल में आपने करना है कि जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, जिसे आप लोकल बॉडी सिस्टम कहते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे लोकल पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, इसके ऊपर के लोकल बॉडी जो है उसका क्या रोल है गवर्नेंस के अंदर, ठीक है, ये आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। फिर पंजाब, केपी के बलूचिस्तान, इनकी जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं वो कब हुए, इनका क्या फ़ायदा है, और इससे कैसे गवर्नेंस के बाकी एलिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, और इससे कैसे जो है सोशल और इकोनॉमिक पॉलिटिकल एरियाज में फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है जी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन, करप्शन और अकाउंटेबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, हाउ टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन, ट्रूथ फाइंडिंग कमीशन के जरिए से अकाउंटेबिलिटी को कैसे जो है आपने इम्प्रूव करना है। फिर कमीशन की जब बात हो तो उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने हैं कि जो एक बाइस्ड कमीशन होगा वो क्या नुकसान कर सकता है, और जो अनबाइस्ड होगा वो क्या फ़ायदे कर सकता है। कमीशन की जब बात आएगी फिर नैब की एग्जांपल आ जाएगी कि नैब क्या रोल परफॉर्म कर रही है, क्योंकि नैब बेसिकली कमीशन है, अकाउंटेबिलिटी कमीशन है। फिर पाकिस्तान में नैब से पहले कौन से अकाउंटेबिलिटी कमीशन बने, ठीक है, उनकी बाइसनेस ऑफ कमीशन क्या थी, कब उन्होंने कौन से फैसले बाइस्ड किए, उनकी एग्जांपल्स दें। फिर चाइना के अंदर अकाउंटेबिलिटी कमीशन का क्या है और उसने कौन से फैसले मेरिट पे किए हैं, एग्जांपल दें। सिंगापुर के अंदर अकाउंटेबिलिटी कमीशन कौन सा है, उसने कौन सी जो है फैसले अनबाइस्ड किए और मेरिट पे फैसले किए, उसकी एक दो एग्जांपल लिखें। और उसके अलावा कि पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी के हवाले से रैंकिंग क्या है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेनी है। उसके बाद आता है आपका जो गवर्नेंस के अंदर नेक्स्ट चीज, वो है जस्टिस। जिस सोसाइटी में जस्टिस नहीं, उस सोसाइटी में गवर्नेंस नहीं। जैसे सोशल डेवलपमेंट के लिए जस्टिस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही गवर्नेंस के लिए भी जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऊपर गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन के अंदर जस्ट जुडिशरी को लिखा हुआ बताया था, वैसे ही गवर्नेंस का एक फीचर है वो जस्टिस है, ठीक है। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक कहे या ना कहे, ये वैसे है ही, जस्टिस इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ये इसके ऊपर आपने आर्गूमेंट लाजमी ही बनाना है कि जो डिलेड जस्टिस है बेसिकली ये बैड गवर्नेंस है। उसके बाद जो है जस्टिस के हवाले से पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, लास्ट सॉरी उसके बाद नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के हवाले से जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो फिर इसके अंदर जो है पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, लॉ के स्कॉलर्स डाइसी क्या कहता है रूल ऑफ लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या कहता है, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर पुलिस है, एफआईए है, जुडिशरी है, वगैरह वगैरह। लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, पार्लियामेंट है। और उसके अलावा जो है रूल ऑफ लॉ कैसे जो है गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा जो है पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, रूल ऑफ लॉ से इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे आती है,
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है रूल ऑफ लॉ से, सोशल प्रोग्रेस कैसे आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये रूल ऑफ लॉ के ऊपर आपका पूरा ऐसे भी आ सकता है, और वैसे भी आपने अगर गुड गवर्नेंस पे ऐसे लिखना है तो आपको रूल ऑफ लॉ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जी गुड गवर्नेंस के हवाले से कॉलोनियल लीगेसी है। कॉलोनियल लीगेसी का आपको मैंने पॉलिटिकल्स में भी पढ़ाया था, आपको मैंने इकोनॉमी में भी पढ़ाया, आपको जो है उसमें भी पढ़ाया, सोशल में भी बताया। तो यहाँ पे भी है कि कॉलोनियल लीगेसी की वजह से हमारी बहुत सारी जो है गवर्नेंस के जो है वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्न 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 करता है, वही जो है कॉलोनियल मेंटालिटी से नहीं निकल रहा। ठीक है। उसके अलावा जो है जो हमारा कॉलोनियल लीगेसी का जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो फ्यूडलिज्म है। अभी तक फ्यूडलिज्म सोसाइटी के जान नहीं छोड़ रहा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जी गुड गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन। ऊपर हमने गुड गवर्नेंस के बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े, फीचर्स पढ़े, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब हम गुड गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन की जब बात करते हैं कि उसकी एक एग्जांपल लेते हैं, वो है जी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से गुड गवर्नेंस जो है वो क्या जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। इसको आपने करना है, इसके अंदर इकोडेक केस है, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है, वाटर है, उसके अलावा फ्लड्स हैं, उसके अलावा डैम की कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा एनर्जी शॉर्टेज है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, ये सारे नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। ठीक है। इन सबको आप करना है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल जो है गुड गवर्नेंस में क्या है, यहाँ से आपका वे फॉरवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। वे फॉरवर्ड में मैक्स वेबर गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करने का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल देता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मॉडल क्या है, गुड गवर्नेंस की मॉडल मजीद क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, आईएमएफ क्या कहती है। ठीक है। और बाकी चीज़ें, तो ये सारे मॉडल्स को स्टडी करने के बाद जो है ये आपका आएगा। फर्दर कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि गुड गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करना है, ये आपने जो है कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया। दिस इज ऑन गुड गवर्नेंस।